बस वो यहीं पे हैं, उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि जितने लोग आए यहाँ पे उन्हें थैंक्स बोलना कि वो टाइम पे हैं, इसका मतलब दे आर सीरियस। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। सो जस्ट 2 से 3 मिनट लूँगा मैं आपका। सो आई हैव अ क्वेश्चन कि आप लोग दिल्ली से हैं कि डिफरेंट पार्ट से हैं? जो भी डिफरेंट पार्ट से दिल्ली के बाहर, प्लीज़ रेज योर हैंड। ऑलमोस्ट दिल्ली से बाहर के ही हैं, ऑलमोस्ट। तो बहुत कम लोग हैं जो दिल्ली से, इसका मतलब मलिक सर से काफ़ी दूर दूर से लोग मिलने के लिए आए हुए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गाइज आर पॉजिटिव, आई लव इट। अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। बस मैं मलिक सर को भेज रहा हूँ और हम सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? थैंक यू। हेलो 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 दोस्तों, सलाम, नमस्कार। जैसा कि अभी मेरे ब्रदर ने बोला था कि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ बातें बताऊंगा, एक बात बोलना चाहूँगा। बोलते बोलते बहुत गलती हो सकती है, क्योंकि हम तो कोई स्टेज मेकर तो है नहीं, स्टेज पे हमेशा बात करते हैं, वीडियो पे बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं। एक बात बोलूँगा, जितने लोग आए हो, मैंने सुना है कुछ 5 बजे से भी आए इस मॉर्निंग में। आज 4 घंटा सेमिनार चलेगा, जैसा कि मुंबई में भी चला, और 4 घंटा में कम पड़ा। क्यों कम पड़ा? क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो गई ना आज की दुनिया में, खासकर इमिग्रेशन या वीज़ास को लेके, कि हमें समझ नहीं आता कि हम करें क्या, क्या क्या करें, कैसे करें। एजेंट बोलता है कि 2 दिन में, दूसरा एजेंट बोलता है 7 दिन में, कुछ यूट्यूबर बोलते हैं 8 दिन में, कुछ यूट्यूबर बोलते हैं 14 दिन में, तबरेज मलिक बोलता है 8 महीने में। क्योंकि जो फैक्ट है वो फैक्ट है। 4000 लोग जब तक वहाँ से नहीं निकाल दिए गए तब तक एक भी बम का कुछ नहीं हुआ। तो हमारे देश पे हमको पहले प्राउड होना चाहिए और अपने पासपोर्ट पे होना चाहिए दोस्तों। एक एक प्राउड, जब तक प्राउड नहीं करोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है। आप माल्टा जाने को सोचो, अमेरिका जाने को सोचो, कनाडा जाने को, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको प्राउड करना पड़ेगा, पहले प्राउड करो फिर सोचो। इन 2 घंटे में या 1.5 घंटे में जो भी मैं बात बोलूँगा, आप लोग नोट करना दोस्तों, बहुत काम आएगा आपको। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बड़ा नॉलेजफुल बंदा हूँ, लेकिन हाँ, इतना नॉलेज रखता हूँ कि आपके हर सवालों का जवाब, सटीक जवाब दे सकता हूँ, एक एक जवाब दे सकता हूँ। देखो, अगर आप किसी को पैसा देते हो तो कैश मत दो, नंबर 1। कभी भी कैश मत दो। अगर किसी को पर्सनल पैसा दे रहे हो ना, तो ये आपका लुकआउट है, हमेशा कंपनी अकाउंट में डालो। कंपनी अकाउंट में डालोगे तो एटलीस्ट लोकल पुलिस स्टेशन में जाओगे, जैसे कि कश्मीर के बंदे का फंसा हुआ था। चंडीगढ़ की स्टोरी है, रिसेंटली है। मैंने उसको भेजा, बोला पुलिस को लेके जा चंडीगढ़ में। वो लेकर गया और पुलिस ने उसको बोला, भाई हम तेरे को सिर्फ 50% वापस करा सकते हैं, इससे वापस नहीं कर रहे हो, चाहिए तो कोर्ट जा। अब देखो, कोर्ट जाता, झगड़ा करता, तो हिंदुस्तान का कोर्ट तो मालूम है आपको कितना लंबा टाइम लगाए। मतलब भाई जितना मिल रहा है ले ले। मेरा बोलने का मतलब क्या, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको ये नहीं बोल रहा कि एजेंट सारे फेक है। मैं आपको बोलूँ, चंडीगढ़ में कहीं अच्छे एजेंट भी है, दिल्ली में भी अच्छे एजेंट हैं, मुंबई में भी हैं, लेकिन पहचानोगे कैसे? रिव्यू। ये रिव्यू की दुनिया है दोस्तों। गूगल कभी झूठ नहीं बोलता, गूगल कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सच बता रहा हूँ मैं। हाँ, मैप के बारे में कभी कभी खड्डे में डाल देता, अलग बात है, वो हम भी कार में हो जाते हैं, कभी चलते खड्डे में निकल जाते हैं, लेकिन गूगल झूठ नहीं बोलता। गूगल के अलावा Quora.com, इसमें रिव्यू पढ़ा करो लोगों का। अगर जिसका वेबसाइट नया बना है ना, उसका रिव्यू इतना नहीं रहेगा, और अगर रिव्यू खाली पॉजिटिव है तो भी शक है। अगर तबरेज मलिक को कोई गाली ना दे तो भी शक है। कोई ना कोई तो गाली देने वाला बंदा चाहिए यार। एकदम पाक साफ बंदा भी तो यार सिर्फ खुदा हो सकता है, भगवान हो सकता है, हम तो इंसान हैं, कहीं ना कहीं तो गाली दे। अगर कोई एकदम 5% है ना, बोले एकदम, अभी भाई देखो ताज होटल भी, उसमें भी कुछ लोग कमियां निकालते हैं, क्या तुम्हारा ना फर्श सही नहीं था, तो ताज होटल में भी गंदी, अगर कुछ कमेंट नेगेटिव है तो समझो जेन्युइन है, अगर पूरा नेगेटिव है तो समझो फिर गया। चलो अब देखो, जितने भी एम्बेसीज हैं दुनिया में, वो क्या बोलते हैं, आप हमको सिर्फ बताओ कि आप कैसे जाने वाले हो, आप हमें कंफर्म टिकट मत दो, आप हमें 1-2 पेपर ट्रेवल एजेंसी के थ्रू कि भाई आपका ये रूट है, जिस पे एक PNR नंबर होगा, जो रिसर्च भी करेंगे तो देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको बोलते हैं डमी टिकट। बहुत सारे लोग मैंने देखा है रिसेंटली माल्टा के नाम पे जेन्युइन टिकट ले लेते हैं, जो कि कैंसिलेशन भी नहीं होता है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। एमिरेट्स एक ऐसा फ़्लाइट है जो आपको 100% रिफ़ंड देती है। अंदर की बात बताता हूँ, मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ, कि एमिरेट्स एक ऐसी फ़्लाइट है जो आपको 100% रिफ़ंड देती है, अगर आप महंगे वाले लेते हो तो। बाकी कोई और कोई भी एयरलाइन लोगे आप, 100% कन्फर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, कोई ना कोई चार्जेस आपका काटेगा। एमिरेट्स एक फ़्लाइट है, आपको डर लगता है कि यार एम्बेसी मुझे वीज़ा नहीं देगी,
ऐसा कुछ नहीं। माल्टा अभी मैं देखा रिसेंटली कुछ यूट्यूबर नए नए पैदा हुए हैं, इस पे बात करते रहूँगा। यूट्यूबर पैदा हुए बहुत सारे, बुरा नहीं बोल रहा उनको मैं, बहुत अच्छे बच्चे, लेकिन निगेटिव डालोगे ना लोग बेचारे डर जाएंगे। आप जैसे कुछ यंग लोग हैं यहाँ पे या जो नौकरी करना चाहते हैं, आप डर जाओगे ना, अरे यार ये तो हालत बता रहा है। मैं हालत बताता हूँ उसकी क्या है। बंदे मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। बंदे को सबको लगता है मैं ऑफिशियल जॉब पे जाऊँ, एडमिन प्रोडक्शन में हो। अब एक बंदे को रिसेंटली मैंने काम पे लगाया, उसको काम पे लगाने का प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई हमने जो बोला था उसमें वो खरे खोटा नहीं उतरा। जब उसके इंटरव्यू हुआ तो बोलता मलिक भाई ये बंदा वो नहीं है जो आपने बोला था, आप तो बोले थे बहुत बड़ा बंदा ये। मैं बोला यार मेरे को यही बोला। बोलता नहीं, इसको नॉलेज ही कम है। जब नॉलेज कम है तो उसको हमने बोला फैक्ट्री में तो हेल्पर में लगा देते, उस पर तू काम कर ले। भाई साहब 2 दिन रोया, फ़ोन किया, मैंने बोला देख सच्चाई क्या है कि तुझे काम आता नहीं, तूने फेक डॉक्यूमेंट मुझे दिया प्रूफ करके, इंग्लिश बोल के। सच्चाई ये है, तुमने हाइड किया चीज़ों को। अगर तुम यूरोप से बाहर जाओगे ना, ज़िंदगी ख़त्म है। कई लोग की मैंने ज़िंदगी रिसेंटली बताऊंगा। कुछ लोग ऐसे माल्टा में हुए भी जो लैंड करने के बाद भाग गए, वापस इंडिया आ गए, फिर रो रहे मलिक भाई फिर एंट्री करवा दो। बीवी की याद आई, बच्चे की याद आई, गर्लफ्रेंड की याद आई, सबकी याद आई, भाग के आ गए। चाय के ठेला याद आ गया, ये अपना जो खाना मिलता है रोडों पे उसकी याद आ गई। वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पे पहले दिन अगर बाहर में होटल में खाओगे तो 25 यूरो का खाना है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक आम इंसान के जैसा बात करते हैं। आम इंसान क्या चाहता है, एक अच्छी ज़िंदगी, लेकिन शुरुआत छोटी सी करोगे। आप सोचोगे डायरेक्ट अंबानी बने, वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं होगा। कुछ भी कर लो, छोटे शुरुआत में आप 600 700 800 यूरो ही कमाओगे। आपको अगर 1000 भी बोलेगा शुरुआत में 2-3 महीना आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। दूसरी बात, आपने 5 लाख रुपया लगाया या फ्री में गए 2.5 लाख रुपया, उसको कवर करने के चक्कर में आपका 8 महीने का पैसा जाएगा। आप कुछ भी कर लो, आप एजेंट को गाली दो, आप यूट्यूबर को गाली दो, आप कंपनी को गाली दो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो फैक्ट है वो है, ठीक है। इसके लिए जो टिकटिंग बताया हूँ वीज़ा वाला, अगर कोई कंपनी बोलती है, देखो आप हो रहा है माल्टा में आजकल 1 महीने में बोलते हैं नौकरी नहीं है, तो क्यों वापस आना? क्या तुम्हारे पास हौसला नहीं है, ताकत नहीं है? दोस्तों एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, अगर ज़िंदगी में तुम्हें कोई पीछे छोड़ सकता है ना, या तुम्हें जिता सकता है ना, तो तुम खुद हो। कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। तबरेज़ मलिक भी नहीं कर सकता, वो कंपनी भी नहीं कर सकते, माँ बाप भी नहीं। जब तुम हार मान जाओगे ना, तो हार मान जाओगे। कभी कभी देखो बीमारियाँ जब बॉडी के अंदर आती है ना, तो हम कमजोरी फील करते हैं, यार मैं तो बीमार हो गया, तो मैं बुढ़ा हो गया, ऐसा हो गया। खुद को फील करो यंग हो, बिंदास रहो। लेकिन एक बात बोलूँगा, ये कवर लेटर के समय एक बात बोलूँगा, फेक डॉक्यूमेंट इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर लाइफ। किसी भी सूरत में आप फेक डॉक्यूमेंट मत लगाओ दोस्तों। जब तक आपका, देखो मैं समझता हूँ कि भाई बहुत सारे लोग जॉब इस तरह का करते हैं कि डॉक्यूमेंट को नहीं मिल सकता। पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, नहीं मिल सकता, लेकिन कोशिश करो कि जितना जेन्युइन डॉक्यूमेंट हो। कुछ लोग कैसा होता है 10th स्टैंडर्ड के होते लेकिन डालते नहीं है, यार 10th दिखाऊंगा बुरा होगा। नहीं 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 नहीं, आप 10th पढ़े हो, हाँ हाई क्लास में जा रहे हो तो हाई क्लास डॉक्यूमेंट दो। अगर फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रीशियन हो, एक एग्जाम्पल इलेक्ट्रीशियन हो, आप इलेक्ट्रीशियन में जा रहे हो और आपको लगता है कि 12वीं इनफ है तो 12th ही लगाओ, ग्रेजुएशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फिर क्या होता है, एमबीसी क्या सोचता है, यार बंदा ग्रेजुएट है, सर इलेक्ट्रीशियन में क्यों जा रहा है, इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग क्यों नहीं किया इसने। बहुत सारी सोच है उसके अंदर। हो ऐसा जरूरी नहीं कि एक बैचलर डिग्री वाला इलेक्ट्रीशियन नहीं बन सकता है वो भी, लेकिन उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट होती है दोस्तों, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप कितना भी सर फोड़ोगे ना, बोलेंगे यार मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया, कई उसके पीछे लॉजिक है, मैं सब समझाऊंगा। कवर लेटर में इजीली आपको यही लिखना है कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, रेफरेंस नंबर, ये सब डिटेल लिख के अपने बारे में। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक इसके पीछे, आप जब ये खत्म करूँगा आपको टूरिस्ट वीज़ा में टेक्निक बताऊँगा, जो कि मैं दिल्ली मुंबई के सेमिनार में लोगों को बताया था। ये टेक्निक जानना ज़रूरी है कि आप क्या करते हो, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है एम्बेसी को। आप वो चीज़ नहीं बताते हो, आप स्टोरी बताते हो, सर मैंने कवर लेटर भी लगा दिया, मैंने ये लगा दिया, मैंने वो लगा दिया। भाई उससे क्या लेना, ऑलरेडी तो फाइल लगाए हो ना नीचे। ये जो एट द फॉलोइंग एड्रेस का मतलब क्या होता है, ये अबो वाला, अगर मालिक, अब एक चलो टेक्निकली सुनो, बुरा नहीं मानना दोस्तों। मैं जैसे कि कहता हूँ ना कि मैं कड़वा बात करता हूँ, मैं सच्ची बताऊंगा। एक बंदा जो मालिक है वो आपको आपके घर में क्यों रखेगा, एक टेक्निक है कि नहीं है। एक मालिक आपको अपने घर में क्यों रखेगा। बहुत सारे लोग मालिक अपना एड्रेस डालते कि भाई ये एकोमोडेट हम यहाँ पे करेंगे, नहीं हो सकता ना भाई। वो करोड़पति बंदा है, अरबपति बंदा, तुमको अपने घर में क्यों रखेगा। तो हमेशा सेकेंडरी एड्रेस डलवाओ। सेकेंडरी में भले एक्चुअली, जैसे कि एग्जांपल ले लो कि एक होटल क्या बोलता है कि मेरे होटल में रहेगा, तो समझ में आता है कि एक होटल के पीछे स्टाफ एकोमोडेशन होता है, तो हमेशा स्टाफ एकोमोडेशन लिखा के कंपनी का एड्रेस लिखो। मालिक को अपने आईडी का एड्रेस ऊपर लिखने दो, नीचे हमेशा कंपनी का एड्रेस डाल दो, वीज़ा पास हो जाएगा।
ये सबसे बड़ी टेक्निक आपको मैंने डिक्लेरेशन का बता दिया, कोई नहीं बताएगा आपको, किसी भी यूट्यूबर ने आज तक नहीं बताया होगा आपको। ये खुला चैलेंज की बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इन्विटेशन अगर देता है तो मालिक को मालूम है कि आपका सब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है। इन्विटेशन हो गया, इन्विटेशन के साथ मालिक की आईडी कार्ड की कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। मालिक की आईडी कार्ड की कॉपी होगी तो इसका मतलब मालिक को सब मालूम है। एजेंसी 3 लाख रुपए बचाने के लिए ये गेम करती है, और वहां पे आपका वीजा क्यों रिजेक्ट होता है, सुन लो मेरी बात। आईडेंटिटी माल्टा लिंक है आपके एम्बेसी से। सेंट्रल वीजा यूनिट का नाम सुना है आप लोग ने? सुना है? थोड़ा आवाज में बोलिए, कुछ सुस्त सुस्त लग रहे हैं आप लोग, बोर तो नहीं कर रहा हूं? हाँ, सेंट्रल वीजा यूनिट जो है ना, आइडेंटिटी माल्टा के साथ लिंक है, मालिक को हमेशा कॉल जाता है। देखो टेक्निक सोचो, आप जब लैंड कर रहे हो माल्टा पे तो भी कॉल जा रहा है, तो क्या लगता है वीजा के पहले कॉल नहीं गया होगा? आइडेंटिटी माल्टा के पास सब लिंक है। एम्बेसी कॉल करती कंपनी को, क्या आपने इसको इन्विटेशन दिया है? लोगों को ऐसा लगता है इन्विटेशन कुछ पेपर ही नहीं, मेरे भाई मालिक को मालूम होना चाहिए कि हाँ आइडेंटिटी माल्टा का पेपर आ गया, वीजा एप्लीकेशन करने जा रहे हो। यहाँ पे गलती होती है, एजेंट यहाँ पे 3 लाख रुपए बचाने के चक्कर में ये सब पेपर आपको नहीं दे। 4 डॉक्यूमेंट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, इन्विटेशन, ऑनर की आईडी, डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ। अब डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ में गेम क्या है? अगर मालिक ने दिया है, साइन मालिक का है, जिसने जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर डिक्लेरेशन दोस्त का है तो दोस्त की आईडी चाहिए, और डिक्लेरेशन पे मालिक की जगह एचआर ने साइन किया तो एचआर का डॉक्यूमेंट लगेगा। ये एक बात याद रखिए, यहां भी वीजा रिजेक्ट होते हैं, भले वो वीएफएस ले ले, वीएफएस को जीरो नॉलेज है, वीएफएस को जीरो नॉलेज है। मैं अभी रिसेंटली एक बंदा सबमिट करने गया डॉक्यूमेंट को, बोलता है कि आइडेंटिटी माल्टा का मेरे को बोलो ओरिजिनल किधर है? बोलता सर ये तो ऑनलाइन है। बोलता नहीं इस पर नोटरी क्यों नहीं कराए? तो कई वीएफएस ऑफिसर को ये भी नॉलेज नहीं है, और खासकर दिल्ली में मसला ज़्यादा है, मुंबई में नहीं है, दुबई में नहीं है, ये दिल्ली में वीएफएस को ज़्यादा मसला है। हमारे लाइक सर लोगों से मसला है या क्या मसला हमको नहीं समझ में आता है, वीएफएस को ज़्यादा ही मसला है, कई कंप्लेंट कर चुके हैं, नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर ये 4 डॉक्यूमेंट आ जाता है, 3 डॉक्यूमेंट मैंने बनाया, इसके अलावा क्या बचता है? इसके अलावा बचता है आपका पासपोर्ट। कुछ लोग पासपोर्ट की पूरी कॉपी लगा देते हैं, पूरी कॉपी नहीं लगानी चाहिए। अगर मान रहा है तो दे दो, क्योंकि कभी क्या है वीएफएस का ऑफिसर अपनी जिद्दी में रहता है। अगर कोई वीएफएस ऑफिसर यहाँ पे भी आया होगा जो मेरे नॉलेज वहाँ पे पहुँचा दे, मैं बता देता हूँ कि सर आप अपने लोगों को सही से ट्रेन करो। आप लोगों को ट्रेनिंग नहीं करते, क्यों नहीं करते मैं बताता हूँ। जब फ्रांस पे भीड़ कम हो जाता है तो माल्टा पे भेज देते हैं, माल्टा पे काम हो जाता है क्रोएशिया के काउंटर पे भेज देते हैं, तो वहाँ पे नॉलेज उनको कम हो जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है, उनको मालूम ही नहीं होता कि करना फाइल लेना क्या है। ये हो गया। उसके अलावा आपका एजुकेशन मस्ट है। आज के दिन बता देता हूँ मैं, आज के दिन एक बात बता देता हूँ मैं कि अगर आपका एजुकेशन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्लीनर हो, हेल्पर में जा रहे हो, हाउसकीपिंग में जा रहे हो, एजुकेशन पे ध्यान दो दोस्तों। एटलीस्ट 10th क्लास का डॉक्यूमेंट तो लगाओ, क्योंकि क्या है यूरोपियन लोग आजकल ना या तो गोरे चिट्टे को ले रहे हैं, गोरा चुट्टा समझो, वो लोग अच्छी लड़की अच्छा लड़का चिकनी लड़की चाहिए उनको, एकदम मस्त इस हैंडसम होंगे तो ही, क्योंकि उनको क्या काले कोलोटे पसंद ही नहीं आ रहे, या एजुकेटेड हो। हाउसिंग सबको नहीं बोल रहा हूँ, जैसे देखो आप स्किल्ड बंदे हो ना, आप तो यार एकदम बदतर भी हो तो भी आपको ले लेगा, क्यों? उनको स्किल्ड बंदे चाहिए इस वक्त। इस पर डिमांड पे बात करेंगे अभी, तो लंबा सेशन चलेगा ना, मलिक रुकेगा नहीं, आप लोग मत रुकना, मलिक नहीं रुकेगा, बिंदास बैठा हूँ मैं। अभी एजुकेशन मस्ट है। उसके साथ बहुत सारे लोग का वीडियो देखते हो कि एक अनपढ़ का वीडियो आया था, अनएजुकेटेड था, जिसके मैंने वीडियो रिसेंटली डाले थे। वो बंदा कुछ नहीं जानता था, गूगल के हेल्प से नौकरी लिया। उसके देखो अगर किसी 1000 में से एक की किस्मत तेज है, देखो जब जंग होता है तो कई फौजी बच भी तो जाते हैं। ये सब किस्मत का खेल है दोस्तों, कोई बच गया कोई निकल गया। अब उसका एग्जांपल लेके तबरेज मलिक को बोला मलिक वो ये भी तो गया था, मेरे को क्यों नहीं मिला? ऐसा नहीं होता है। उसकी किस्मत तेज थी, वो पहुंच गया, तेरी किस्मत खराब है तो अटक गया। और तो कई ऐसा केस हुआ है जिसमें 3 दोस्तों का एक साथ फाइल लगा, एक का आया 2 का नहीं आया, हुआ ऐसा होता है, ये हकीकत है, इसको आपको जानना चाहिए। एजुकेशन इज मस्ट। इसके अलावा आपके पास जितने भी एक्सपीरियंस लेटर है ना दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल आप गल्फ से आए हो, इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, पुराने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना गल्फ के, सब लगा दो, सब के सब लगा दो, टेक्निकली हो, डिप्लोमा की हो, कुछ भी क्यों लगा दो, कुछ नहीं होता है। जब वीएफएस बोले मैडम यस सर प्लीज़ मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, लगा दो, लगा लेंगे वो। जितना डॉक्यूमेंट को मजबूत करोगे उतना होगा। अब क्रोएशिया का हाल ये है, आपको बता देता हूँ कि क्रोएशिया में स्किल्ड लोगों का बहुत डिमांड है, बहुत हाई डिमांड है, 1 नंबर डिमांड है। जितने भी स्किल्ड बंदे यहाँ पे आए हो ना, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है 3 साल का ले लो, क्रोएशिया फिर ट्राई करना। एक और चीज़ बोलूँ, कोई भी देश किसी के बदौलत नहीं चलता और किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये मत सोचना कि माल्टा कल बंद हो जाएगा, ये कभी अपने मन के अंदर डाउट में मत लाओ। कुछ यूट्यूबर से मैं देखता हूँ अब माल्टा में जॉब नहीं मिलेगा, अंदर भी यही बोल रहे हैं, मैं भी लगाता हूँ, क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ,
मैं भी बनाता हूँ कोई वीडियो, लेकिन हकीकत क्या आपको लगता है एक देश आपके बदौलत टिका हुआ है? हिंदुस्तान किसी के बदौलत टिका हुआ है? लगता है आपको किसी के बदौलत टिका हुआ देश? भाई वो देश है, उसमें देखो हमारा देश हर वक्त चलता है, कल भी पान वाला वहीं था, परसों भी पान वाला वहीं रहेगा, लेकिन वहाँ ये सिस्टम नहीं है। वो 6 महीने ठंडी में गायब हो जाते हैं, क्योंकि ठंडी में कोई खाना खाने आता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है, होटल में कोई रुकता नहीं है, तो देश सीजनल चलता है। अब सीजनल में भी गेम होता है, आपको मालूम है, जैसे मैंने चेक रिपब्लिक में बनाया था कि एक्चुअल वर्क परमिट कंपनी से निकला हुआ, लेकिन 90 डेज़ का, उसमें वीज़ा नहीं मिलता है। बोलते मलिक भाई क्यों नहीं मिलता? भाई रूल है। देखो शॉर्ट वीज़ा लॉन्ग वीज़ा का टेक्निक भी समझो। बात करते करते मैं सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ, मुझे मालूम है मैं क्या बोला, स्क्रिप्टेड वीडियोस नहीं है मेरे पास, मैं यहाँ पे कोई सामने नहीं चल रहा है कि मैं स्किप पढ़ के आपको बोल रहा हूँ, जो दिल के अंदर आ रहा है क्लियर कर रहा हूँ। शॉर्ट वीज़ा लॉन्ग वीज़ा में फ़र्क क्या है? अगर कोई 90 दिन के अंदर का वीज़ा अप्लाई करता है उसको बोलते हैं शॉर्ट वीज़ा। क्यों? टूरिस्ट वीज़ा बोलते हैं उसको। शॉर्ट वीज़ा को सिंपल भाषा में टूरिस्ट वीज़ा बोलते हैं। लॉन्ग वीज़ा क्या होता है? अगर आपका 90 डेज़ के ऊपर हो रहा है तो उसको बोलते हैं लॉन्ग वीज़ा, लेकिन लॉन्ग वीज़ा 120 दिन का होता है। तो वो 90 दिन का, देखो कोई सीजनल वीज़ा बन रहा है और लिख रहा है कि मेरे को 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक बंदा चाहिए, तो ये बंदा सिर्फ 90 दिन के लिए आ रहा है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे शक करती है कि नहीं इसका इंटेंशन कुछ और है। अगर कोई लॉन्ग वीज़ा पे आ रहा है 120 दिन के ऊपर, तो लॉन्ग वीज़ा है। लॉन्ग वीज़ा को बोलते हैं नेशनल वीज़ा, मतलब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, तो वहाँ पे वो अलग टेक्निक है। ये हो गया। अब अच्छा ये एक और बहुत अच्छा अंदर की बात बता रहा हूँ जॉब खोजते समय, कि आजकल वो लोग एशियन लोग को कम पसंद कर रहे हैं। इसमें गलती किसकी है? आप लोग की है। अफ्रीकन लोग क्यों जा रहे ज़्यादा? ये आप लोग की गलती है। अफ्रीकन लोग को पसंद कर, इवन मुंह पे मेरे को बोला कि मलिक भाई मुझे ना इंडियन नेपाली ये सब नहीं, एशियन नहीं चाहिए, मुझे ना ये अफ्रीका से ला के दो, क्योंकि डेडिकेशन ऑफ वर्क उनके अंदर है, डेडिकेशन है उनके अंदर। हमारे इंडियन के अंदर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, हमको जाते ही ना मर्सिडीज चाहिए। सबसे बड़ा हमारे अंदर ये है कि जाते हमको 2 BHK फ्लैट चाहिए, सी फेसिंग वाला। 15 साल दीपिका पादुकोण को लगा वो लेने के लिए फ्लैट, जो करोड़ों के फेस लेती है। हम पहले ही सपना देख रहे हैं कि साला हमको तो मिला ही नहीं, हमको तो सोफा नहीं मिला, हमको तो बेड नहीं मिला, हमको तो यार राजा महाराजा नौकरी जाते। सर आप वेलकम सर ऑफिस, ऐसा नहीं होता है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैनेजर आपको 2 दिन वेट भी करा सकता है मेडिकल के लिए, यार मेरे को मलिक भाई 2 दिन से फ़ोन नहीं उठाया। HR बिजी हो सकता है, फैमिली के साथ बाहर गया हो, कंपनी वाला बिजी हो, तुम्हारे लिए अकेला थोड़ी बैठा हुआ है। तुम माल्टा लैंड के लिए मतलब तुम मालिक भाई, तुम्हारे को गुलाम तो नहीं है ना। फैक्ट है, झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं? आप लैंड करते, देखो दूसरा, दिल्ली में होते हुए एक एग्जांपल है, अगर आपको कहीं जाना हो, फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव जाना हो, नोएडा जाना हो, तो मुझे लगता है किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सही है, ये पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होता है। कुछ लोग माल्टा में लैंड करने के बाद ये चाहते हैं उनकी कंपनी उनको लेने आए और उनको बाबू क्या बोलते हैं उसको, बाबू बोलते हैं, बाबू जैसे आराम से उनको लेके, बेटा ये तुम्हारा घर है, इसमें रहो, वो आएंगी तुमको खाना बना के खिला के जाएंगी और आराम से सो, दूसरे दिन ऑफिस आना। ऐसा कुछ सपना मत देखो। फैक्ट क्या है, लैंड करोगे, 21 यूरो का एक कार्ड आता है, 7 रुपये का फोन कार्ड आता है, वो लो, X2 बस पकड़ो, माल्टा के जिस कोने पे जाना है उस कोने पे जाओ, अपना रूम खुद खोजो, रूम नहीं है कंपनी में पहुंच जाओ। वो डेडिकेशन होता है, बंदे को लगेगा टेक्निकल बंदा है। वहाँ से रहोगे ना, सर मेरे को लेने नहीं आए आप, कई लोगों को मैं देखता हूँ मेरे को लेने नहीं आए। तो जॉब जब खोजते हो तो ये चीज़ माइंड में रखो, जॉब खोजना कोई बड़ी, देख मैं टेक्निक क्या समझाया ये, अच्छा ये टेक्निक भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इस हिसाब से जितने भी लोग अनएजुकेटेड यहाँ पे हो ना, इससे नौकरी पा सकते हो। बहुत आसान तरीका मैंने बताया, बहुत आसान तरीका। दूसरा, ये मैप तो छोड़ दो, गूगल पे आप खाली लिखोगे ना जॉब्स इन माल्टा फॉर एल्यूमिनियम फैक्ट्री, लिस्ट खुल जाएगी पूरी। कुछ लोग बोलते हैं मलिक भाई 2 हफ्ते पहले का, 4 हफ्ते पहले का, शायद हो सकता है HR ने अपडेट नहीं किया हो, तुम ही अप्लाई कर लो, छोटे तो नहीं हो जाओगे ना। तुम चाहते हो HR रोज का अपडेट कर रहे हैं, रोज का अपडेट करके HR नहीं देगा। आप खुद से कोशिश करो, आप खुद से कोशिश ही नहीं कर। मैंने क्या बोला, आपको एक ही इंसान हरा सकता है और जिता सकता है, आप खुद। मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन स्पीच तो मैं दे नहीं रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि नौकरी कैसे खोल के सेटल होते हैं। जमीनी हकीकत क्या है कि माल्टा बुरा नहीं है, कुछ लोगों ने उसको बुरा बना दिया है। क्रोशिया बुरा नहीं है, उसको बुरा बना दिया है। अच्छा, जैसे कि मैं कह रहा था कि जब मैं कुछ काम करता हूँ तो खाली फेस मेरा नहीं होता है, एक टीम यहाँ पे अभी नहीं आई, एक और ये मेरी टीम होती है जो मेरे बैक में काम करती है। ये जैसे मेरा ब्रदर है, ये मेरे साथ 2.5 साल से, जब मैं यूट्यूब चालू किया था ना, जब मैंने चालू किया था तो मैं अपनी गलतियाँ पूछता था कि मेरी गलती क्या क्या होती है, थोड़ा बताना कहाँ पे बोलने में गलती होती है। तो ये ऐसा बंदा जो मुझे बताता था कि कहाँ पे आपकी गलती हो रही है। और एक मेरी बहन है जो साथ में काम करती है, बैक एंड टीम है मेरी, ये है अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, और ये मेरा पूरा काम दिल्ली का देखते हैं। जैसे ये जो ऑर्गेनाइज हुआ है आप लोगों के लिए, सब इसने किया।
मैंने कुछ भी नहीं किया है, दिल्ली का सारा काम इसने किया है। तो ये एक टीम होती है मेरी, यहाँ पे देखती है, या कुछ भी जैसे इंस्टाग्राम पे कोई क्वेश्चन पूछना हो या कहीं पे कोई फंस गया हो, जैसे कि माल्टा में कई लोगों को जब रात में फंसता मैं फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्ड करता है और फिर बोलता है कि आप इससे मिलो उससे मिलो, मतलब एक तरह का पूरा टीम काम करती है। इसके साथ और भी मेरी टीम है जो काम करती है। और अभी ब्रॉड कर रहा हूँ, मैंने आपको माल्टा बता दिया, क्रोशिया बता सब बता दिया। अब क्वेश्चन आंसर का चालू करते हैं। माइक रेडी है? ओके, जिसको क्वेश्चन आंसर है चालू करते हैं, उनके क्यूरीज क्लियर करते हैं। किसी को क्वेश्चन है? माइक प्लीज। हाँ माइक देना आगे तरफ प्लीज। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो नमस्ते, बोलिए सर। मैं पंजाब से आया हूँ। कहाँ से? पंजाब से सर। पंजाब से है, बोलिए। सर मेरे पास डिलीवरी बॉय का एक्सपीरियंस है 3 साल का। एक्सपीरियंस है कि नहीं है? है सर मेरे पास। है? हाँ जी। किसमें? जोमेटो में, सब में? नहीं, मेरे पास कोरियर डिलीवरी कंपनी का है सर। कोरियर, ओके, वेरी गुड। हाँ, तो मैं क्रोएशिया का अप्लाई करना चाहता हूँ सर। वो मतलब फूड में चलेगा मेरा एक्सपीरियंस जी? हाँ क्यों नहीं। ग्लोव नाम की कंपनी है, ग्लोव। आप डायरेक्ट भी कोशिश करते हो, लेकिन उसमें एजेंसी बीच में इन्वॉल्व हो जाएगी। आप उसमें ट्राई करो। वो कुरियर कंपनी जैसी फूड डिलीवरी है, उसमें ओपनिंग खाली है। डायरेक्ट भी करना चाहोगे तो, लेकिन हाँ फिर भी बोलूँगा बीच में एजेंसी जरूर आएगी। क्रोशिया पूरा गंदा हो गया बिकॉज ऑफ अस, हमारे वजह से। कोई अभी अप्लाई करेंगे तो अच्छा है क्रोएशिया अभी। हाँ क्रोशिया देखो, खाना तो हर वक्त चाहिए ना लोगों को। हाँ जी सर। आपका कोई स्किल तो है नहीं कि भाई आपको वेटर का काम 6 महीने ही मिलेगा, आपको तो हर वक्त खाना खाना है ना। आप कोशिश करो। जैसे सर हम अप्लाई कर देते हैं, मान लो मैंने आपके पास ही अप्लाई कर दिया जी, तो आपके प्रोसेस चल रहा है, उसके बीच में अगर मैं कहीं जाके आता हूँ, ट्रैवल करके आता हूँ, वो उसका भी फायदा होगा कुछ का? नहीं सर, वर्क वीज़ा के लिए कोई फ़ायदा नहीं। वर्क वीज़ा के लिए कोई फायदा नहीं? कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है सर। आगे। हेलो सर। यहाँ हाँ सर, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है मशीन मेंटेनेंस का। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। एक टीम वहाँ रहो, माइक हाथ में रहो, एक बंदे को दिया करो, ठीक है प्लीज़। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक यहाँ पे रहो प्लीज़। जी सर बोलिए। हाँ सर, मेरा 5 साल का मशीन मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस है। मेंटेनेंस का? ये सर MNC कंपनी से। वेरी गुड। और मेरा 3 रेगुलर डिप्लोमा है मैकेनिकल से सर। क्या है? डिप्लोमा मैकेनिकल से है। वेरी गुड। हाँ, और तो सर सेंजन में मुझे जाना है, तो कौन सा कंट्री? वर्क वीज़ा। यस सर, वर्क वीज़ा। मेंटेनेंस टेक्नीशियन हो? यस सर। यार स्किल लेके बैठे हो, यहाँ क्यों बैठे हो? स्किल लेके कितने साल का एक्सपीरियंस है? 5 साल। 5 इयर्स MNC कंपनी। हाँ देखो, सबसे पहले ये समझो, मैंने कई वीडियो में बोलता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, स्किल्ड बंदों का हाईली डिमांड है यूरोप के अंदर। हाईली डिमांड। आप अगर गल्फ में भी जाते हो, अगर एक्सपीरियंस बंदे हो, मुझे नहीं पता इतना यहाँ पे कितना सैलरी आपकी? 47। देखो आपको गल्फ में ट्राई करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शुरुआत आपको 3000 दिरहम से ही देने वाले हो। फिर कोशिश अगर कोई सेटअप लगाए तो, वरना 2000 ही देंगे हो। इसलिए गल्फ में ट्राई करो मेंटेनेंस में। और एक बात और बताता हूँ, मेंटेनेंस बैकएंड डिपार्टमेंट होती है, जहाँ पे आपको कस्टमर को सामने फेस नहीं करना हो। तो आपके बहुत सारी कंट्री का अपॉर्चुनिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा। अब लैंग्वेज बैरियर भी आपके बीच में नहीं आएगी, लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेंटेनेंस में माल्टा, क्रोशिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक कहीं भी ट्राई कर सकते हो। भले इश्यूज आप अपॉइंटमेंट को लेके करोगे, इश्यूज रिजेक्शन को लेके करोगे, तो लोग ऐसे ही है, कोई फ़ायदा नहीं है। सर क्रोएशिया का मेरे पास PCC भी है। हाँ तो आप ट्राई करो। देखो PCC हर जगह, एक तो क्रोशिया PCC ले रही है, हंगरी भी ले रही है, जिसका अप्लाई किया उस कंट्री में अप्लाई करो। सर एक और क्वेश्चन था, विजिटर वीज़ा वर्क परमिट कन्वर्ट हो सकता है सर? हाँ हो सकता है क्रोशिया में। हाँ हो सकता है। ओके, हो जाता है, कोई टेंशन। मैं बोला मोस्टली कंट्री वेलकम करती है, मोस्टली कंट्री आपको वेलकम करती है कि वीज़ा लेके हम आपको यहाँ काम कर देंगे। थैंक यू सर। ठीक है, इनको दे दीजिए। जी सर, मेरा 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है HDFC बैंकिंग सेक्टर से जी। और अभी एट प्रेजेंट मैं HDFC बैंक में हूँ डिप्टी मैनेजर। और सर मैं शेंगन के लिए ट्राई करना चाहता हूँ, वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा से। हाँ ठीक है। देखो सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम लैंग्वेज का आ जाएगा नंबर 1, क्योंकि आपका जो फील्ड है बैंकिंग फील्ड है। बैंकिंग फील्ड में इतना आसान नहीं है। मैं आपको फिर से बोलो, डिमोटिवेट नहीं करना है आप। बैंकिंग सेक्टर जो है ना, ऐसे सेक्टर है जहाँ पे वो बाहर वाले को रखते भी नहीं है। इवन एक बात तो फ्रंट फेस पे छोड़ दो, बैक फेस पे भी नहीं रखते हो। बैक फेस को बैकएंड होती है ना, वो आपको रखेंगे ही नहीं। वो बहुत कोई रेयर केस में 30 मार खाओगे तो अलग बात है, लेकिन आपके सेक्टर में बहुत टफ है। लेकिन हाँ, आप बोल सकते हो कि भाई मुझे मार्केटिंग में कर सकता हूँ, या सेल सपोर्ट में जा सकता हूँ, या बैकएंड टीम को देख सकता हूँ दूसरे सेक्टर में। बैंकिंग में मुश्किल है दोस्त। सर हेलो सर। हेलो बोलिए सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि दुबई के लिए मूव करना चाहिए, तो मैं एट प्रेजेंट अभी लास्ट मतलब जॉब करके आया हूँ। अभी कतर FIFA वर्ल्ड कप के लिए गया था मैं। हाँ जी। तो मेरी आपसे बात भी हुई थी, शायद आप उस समय ट्रैवलिंग कर रहे थे, क्रोशिया या माल्टा में थे जी। तो मैं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं सपोज कीजिए मैं दुबई चला जाता हूँ,
मैं अभी दुबई जाता हूँ मैं वर्किंग हाँ। के लिए, एज ए मैं शेफ़ हूँ और अपना इंडियन करी शेफ़ हूँ। तो मैंने होटल मैनेजमेंट भी की हुई है, डिप्लोमा कर रखा मैंने। तो अगर मैं 1 साल वहाँ पे काम करता हूँ दुबई में? दुबई में, हाँ जी। तो आगे ग्रो करना या आगे मूव होना तो ईजिली हो जाएगा उसके लिए। एज कितनी है आपकी? एज का थोड़ा मेरे को डाउट हो रहा है सर, मेरी 38 रनिंग में चल रही है अभी। नहीं मुश्किल नहीं। और यहाँ पे अभी जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस समय मैं जॉब कर रहा हूँ सर। तो फीफा वर्ल्ड कप में जो गए तो उसके पहले कहाँ काम करते थे? उससे पहले सर मैं इंडिया में था, तो कौन से बड़े होटल की छोटा होटल? मैं बड़े होटल में था, बेस्ट वेस्टर्न में था मैं यहाँ पे? यहाँ पे। Very इंडिया good। में। कितने ये मैं अभी 2 ईयर हुआ है मेरे को, 2 साल हो गए सर। और टोटल शेफ की एक्सपीरियंस आपकी कितनी साल की है? मेरे को सर 2.5 से 3 साल हो गए हैं। नहीं आपकी एज के हिसाब से तो मैच नहीं कर रहा ना। इसके पहले क्या करते थे? इससे पहले सर मैंने बहुत सारे काम कर रखे हैं और मेरा नाम अमित कुमार है। और मैं आपका जब भी कोई वीडियोस देखता हूँ उसके नीचे एक कमेंट आता है पैरी पन्ना गुरुजी और एक लोगो होता है नमस्ते का, वो मैं हूँ। अच्छा 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 अच्छा। नहीं आप ये बोल रहे हैं आपकी 38 की उम्र है, आपकी 2.5 साल का शेफ का जी, एक्सपीरियंस जी, है। जी। वो भी इंडियन फूड में क्या बनाते हैं आप? सर इंडियन में हम कड़ी बनाते हैं। कड़ी का जितना भी आता है ना, चाहे ग्रेवीज का होता है, जैसे चिकन हो गया, मटन हो गया, ये सारा ग्रेवी का आता है। करी बनाते हैं? यस। चल मैं आपको अब कॉन्टिनेंटल कुछ नहीं, कॉन्टिनेंटल नहीं सर। ठीक है। करी। अभी देखो आपको डायरेक्ट तो मुश्किल, बैठिए बताता हूँ आपको, बैठ जाइए। आप असिस्टेंट शेफ में जा सकते हो या किचन हेल्पर में, खुल के बोलता हूँ मैं। राइट सर। हाँ किचन कौन है? बोलिए भाई। राम राम भाई। जी तो मेरा क्वेश्चन है सर, ये ड्राइवरी लाइसेंस है जी? जैसे ट्रेवल एजेंसी है, ड्राइवरी लाइसेंस। ड्राइविंग करते हैं? जी 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 जी। जैसे सर हम मेरे को दुबई जाना है, ओके। तो कैसे जाएं दुबई डायरेक्ट? ना कुछ है, मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है सर ड्राइविंग में मैं बताता हूँ। देखिए दुबई में सबसे बड़ा वो इशू है ड्राइविंग लाइसेंस का। एक बात बताता हूँ, मैंने ड्राइविंग लाइसेंस जब मैंने लिया तो मेरा कम से कम 1,12,000 मतलब लगभग 2.5 लाख रुपये लग गया, क्योंकि वहाँ लाइसेंस बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा। अगर कोई कंपनी आपको, जैसे कि मैं बताता हूँ, बाइक वाली कोई कंपनी जैसे फूड कंपनीज है, वो आपको लाइसेंस फ्री बना के देती है। अगर आपको वहाँ लग जाता है तो कोई मुश्किल है। बीच में आरटीए जो है ना, दुबई आरटीए का नाम सुना होगा आपने, वो ऑफ़र की थी बीच में कि आप आओ अपने लाइसेंस पे आओ, हम आपको कन्वर्ट करके देंगे और कुछ तो कोर्स था कंप्लीट करके देंगे, तो आपको मतलब लाइसेंस मिल जाता है वहाँ पे। तो अगर आपको कोई ऐसा ऑफर दिखता है तो जा सकते हो। या कोई इमराती है या कोई लोकल या कंपनी बोलते ये काम करो, तुम आ जाओ यहाँ पे, तुम हमारे ऑफिस में काम करते करते लाइसेंस लो, फिर ड्राइविंग का काम करना, तो बेटर है। अगर आप डायरेक्ट सोच रहे हो किसी को मिलेगा तो बहुत मुश्किल है दोस्त, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस बड़ा महंगा है वहाँ पे। यूरोप कंट्री तो टेंशन नहीं कि यहाँ का लाइसेंस वहाँ चेंज हो जाता है। इससे अच्छा आप ड्राइविंग डायरेक्ट ट्राई करो यूरोप के अंदर, क्योंकि आपका प्लान तो यूरोप ही है ना, उतना मुझे पता है, तो डायरेक्ट यूरोप ट्राई करो। ये अभी तबरेज़ भाई ये बताइए कि अनस्किल्ड में मुझे जाना है तो किस उसके काम में? अनस्किल्ड में कुछ भी हो सकता है, डिलीवरी भी हो सकता है, वेयर हाउस में भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर भी हो सकता है। तो मुझे जाना है यूरोप, और उसके लिए क्या प्रोसीजर एज होगा? कितना है? एज मेरी 25 है। ओके अभी सबसे पहले आपके क्वेश्चन डाउट क्लियर करता हूँ कि स्किल्ड में कंस्ट्रक्शन जो बंदा है वो स्किल्ड में आता है, आपका डाउट क्लियर करता हूँ। ओके जी वो स्किल में क्यों? मैं आपको पहले बोला, हमारे देश में जो मेसन होते हैं, जो मजदूर बोलते हैं, उनको अलग अलग नज़रों से देखते हैं, लेकिन वहाँ नहीं है, वाई सिस्टम नहीं है वहाँ। वही उनको स्किल पे देखा। और मैं आपको बोला ना कि डिलीवरी वाले बंदे को 1100 यूरो निकालने में हालत ख़राब होता है, लेकिन वो बंदा 1500 से लेकर 1800 यूरो कमा लेता है। तो आप क्या काम करते हैं? मैं दिल्ली में एमएनसी में जॉब करता हूँ। एमएनसी में? हाँ, एज ए बैक ऑफिस। बैक ऑफिस, ओके। तो आप चाहते हो कि आप एज कितने बताया आपने? 25। एज तो बहुत कम है, लाइसेंस है। यस। हाँ तो फूड डिलीवरी में ट्राई करो एज ए फ्रेशर। देखो फूड डिलीवरी में क्या होता है, इनका सीजनल चलता है। इसमें देखो अभी जैसे मैंने बात किया कि भाई फूड डिलीवरी हमेशा काम करता है, लेकिन जब सीजनल चालू होता है तो क्रोएशिया में, माल्टा में, ये सब जो कंट्रीज, स्विट्जरलैंड, ये सब जो कंट्रीज़ है, फ्रांस, जो इसमें टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। जब टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं तो इनको डिलीवरी बॉय की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक बंदा अचानक मुझे क्रोएशिया में मिला, अचानक मिला और देख के एकदम रोने लगा। बोलते आप तबरेज़ भाई हो ना? मतलब हाँ तबरेज़ मलिक हो। बोलता भाई मैं बहुत तकलीफ में हूँ, ये देखो मेरा हाथ पूरा रेड हो गया। मतलब क्या हुआ? दिखा। मतलब देखा रेड हो गया। मतलब क्या हुआ तेरे साथ? मतलब भाई मैं वहाँ पे ना दूसरा काम करता था हेल्पर का, यहाँ पे मेरे को लगा मैं कैरियर की शुरुआत करने के लिए आ सकता हूँ। मतलब तूने कभी साइकिल चलाता था इतना ज़्यादा? डिलीवरी कर नहीं। बाइक चलाता था इतना ज़्यादा? हाँ चलाता था, 1 घंटा चलाता था ना, आंटी से मिलने के लिए, काम पे जाने के लिए 1 घंटा चलाता था। तो 12 घंटा अगर चलाएगा तो तेरा शरीर थोड़ी साथ देगा। जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसमें ट्राई करे भाई, मेरा सीधा कहना है। आप जैसे, हाँ जी सर, मैंने क्रोएशिया के लिए कंस्ट्रक्शन हेल्पर में अप्लाई किया था 3 महीने पहले। हाँ जी। मेरे एजेंट ने मेरा 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट सर
और 60,000 रुपये हमारे दोनों से ले लिए। हाँ अभी जी। तक कुछ भी अप्लाई नहीं, कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है सर। ओके, इंटरव्यू भी नहीं हुआ? इंटरव्यू कुछ नहीं हुआ सर। इंटरव्यू के लिए बोलते हैं मैं ऐसे ही करा दूंगा, कुछ तो कुछ बताता है ना सर। मैं बोलता हूँ तुम पैसे रख लो, मेरा पासपोर्ट और मार्कशीट और मेरे डॉक्यूमेंट दे दो ना, डॉक्यूमेंट दे रहा है सर। आपने पीसीसी दिया उसको? पीसीसी मैंने करा ली, पीसीसी उसने मेरे से अभी तक नहीं ली। देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझो, अगर कोई एजेंसी आपको 30 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हो, चाहे वो तबरेज़ मलिक हो ना, तो थोड़ा सा डरना कोशिश कर दें। 30 वर्किंग डेज़ की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 30 वर्किंग डेज़ टाइम लगता है। अगर आपको बैठ जाए मुश्किल है, मैं आपको पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। देखो, किसी एजेंसी का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, वो अपना कमाता है, मैं अपना खाता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करे, समझ लो पावरफुल एजेंसी है ही नहीं है, उसका कोई टच ही नहीं है उसके अंदर, उसका कोई टच नहीं उसके अंदर, पावरफुल है ही, हो ही नहीं सकता। दूसरा बंदा ये बोलता है कि पीसीसी के बगैर काम होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब क्रोएशिया का मैं काम चालू करता हूं तो लोगों को बोलता हूं मेरे को पीसीसी पहले दो तो मैं काम चालू करूंगा। क्यों? क्योंकि जब पासपोर्ट आपने निकाला होगा तो शायद आपने कोई चोरी किया होगा, शायद किसी को मार के आए होगे, कुछ ना कुछ केस हो गया होगा, वो पीसीसी में आ जाएगा। मैंने आपसे पैसा ले लिया, फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता आपका वर्क परमिट भी निकल गया, कि एग्जाम निकलेगा तो है ही नहीं, और अगर पीसीसी का कोई लफड़ा हो गया ना, मेरा नाम खराब हो जाएगा, ये एजेंसी का। अगर कोई पीसीसी से नहीं मांग रहा है, क्रोएशिया का काम चालू करा रहा है, तो सबसे बड़ा चोर है वो, उस पर भरोसा भी मत करना, कभी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, माल्टा के बारे में मैं एक बात बताता हूँ, अगर कोई परमिट, सिंगल परमिट आपको विदिन 10 वर्किंग डेज में सबमिट नहीं करके दे रहा है इंटरव्यू के बाद, तो उस पर भी भरोसा मत करना। अगर मेल प्रूफ नहीं देता है तो कुछ केस का एक्सपीरियंस है स्टोर कीपर में, बहरीन में 5 स्टार होटल था, उसके अंदर एज ए स्टोर कीपर आई वाज देयर 4 साल। कोविड के अंदर मैं आ गया और उसके बाद में मैं एक्चुअली कुछ नहीं कर पा रहा, आई वाज जस्ट डूइंग समथिंग, इंडिया में ही कुछ कर रहा था। कितने साल से इंडिया में? कोविड के बाद ही यहाँ पे। अच्छा, मतलब 4 साल पहले। अभी काम नहीं करते हैं? नहीं कर रहा हूँ, लेकिन घर के कुछ फ्रीलांस काम है वही कर रहा हूँ मैं अपने, मतलब घर के जो स्टोर कीपर में ट्राई करो ना, बहुत हाई डिमांड है। हाई डिमांड, हाई डिमांड है स्टोर कीपर का, बहुत हमेशा हाई डिमांड रहता है। क्योंकि मेरे पास जो एक्सपीरियंस लेटर है वो गल्फ के अंदर तो जो hostel नहीं रोटाना, है? हाँ रोटाना होटल है, शायद आपने सुना भी होगा, पूरा यूएई में। हाँ जी, उसका 4 साल का एक्सपीरियंस है पूरा का पूरा। ट्राई करो ना, हो जाएगा। और उसी के साथ जैसे आपने बताया कि ये सीजनल वर्क वीज़ा मिलता है 6 महीने का, और जो भी है ना सीजनल वीज़ा, यूरोप में सीजनल वीज़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सीजनल टाइम पे डिमांड ज़्यादा होती है, उसके बाद में कंपनीज ड्रॉप कर दिए। लेकिन आप लोग के लाइन में नहीं। हाँ, अगर किसी को वर्क परमिट मिल रहा है, अगर कंपनी वहाँ पे किसी को ड्रॉप कर देती है, कहाँ पे? यूरोप में, हाँ जी, 6 महीने जैसे डिमांड ज़्यादा रहती है, उसके बाद में अगर किसी को ड्रॉप कर देती है, उसके लिए क्या ऑप्शन है? उसके लिए या तो आप दूसरी नौकरी खोजो, या मेरा एडवाइस एक ही होगा कि इमिग्रेंट कंट्री में चले जाओ। पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, सब कंट्री में घुस जाओ। मेरा तो एडवाइस एक ही रहता लोगों का, वहाँ मत टिको। हाँ, लास्ट क्वेश्चन सर, मैं प्लीज। राजस्थान से हूँ और मेरी एज 37 साल है जी, और 2007 से इलेक्ट्रिक का एक्सपीरियंस है 2019 तक। क्या चीज़ का? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल का, हाँ। ओके। तो क्रोएशिया जाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे क्या करूँ? देखो, क्रोएशिया में इलेक्ट्रिशियन का डिमांड तो है, ऐसा नहीं, लेकिन हंगरी में इस वक्त ज़्यादा चल रहा है इलेक्ट्रिशियन का डिमांड, हंगरी में बहुत है अभी। क्रोएशिया थोड़ा सा ना अभी रुक जाओ, 1-2 महीना रुको, ओपनिंग सब खाली हो जाएगी। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है, मैं एक वीडियो बनाया था, उस पर मैंने डाला था, उस पर ट्रांसलेट करके सर्च करके आप पता कर सकते हो, आपको मिलेगा पीसीसी बना के। लेकिन अगर कोई लोग क्रोएशिया अप्लाई करना चाहते हो ना, पीसीसी बना रखी है, बस पीसीसी बना लो, लेकिन वो भी 90 डेज वैलिड होती है, बस 90 डेज वैलिड होती है वो। नहीं, पीसीसी बन के आएगी, अप्रूव करवानी पड़ेगी ना, वो तो यहाँ वो तो हो जाएगा, मोफा ना, वो तो हो जाता है, मुश्किल बड़ी बात नहीं है। तो वो एक्सपायर होगी, उससे पहले अगर हम आपको नया बना लो, अगर एक्सपायर हो रहा है तो नया बना लो। नहीं, 6 मंथ के लिए नहीं होते क्या सर ये? नहीं, मैंने सुना 90 डेज का चल रहा है अभी, वो लोग 90 डेज पे एक्सेप्ट कर रहे हैं खाली वो लोग, ठीक है। भाई मैं दिल्ली में क्लर्क काम करता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हूँ भाई, तो कुछ अपॉर्चुनिटी है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस में थर्ड पार्टी से हो? हाँ सर, थर्ड पार्टी से, थर्ड डायरेक्ट पार्टी नहीं, डायरेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट से नहीं हूँ। तो क्लर्क में ट्राई करो, मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? हो जाएगा सर उसमें मार्केट। हाँ, क्लर्क में तो सबको चाहते हैं भाई, कोई बंदा आया हमारा काम देखे। मेरे को सर 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, कोशिश करो, मिलेगा। और वहाँ स्कूल से भी मतलब मुझे एक्सपीरियंस लेटर आराम से मिल जाएगा। हाँ, कोशिश कर सकते हो, मिलेगा, 100% मिलेगा। तो मैं आपके थ्रू अप्लाई करना चाहता हूँ। ऐसे मुश्किल नहीं, ये कंपनी का जो नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करना दोस्तों। दूसरा, यहाँ पे जो लोग हैं बता देता हूँ कि दुबई पे काम चालू हो गया मेरा। जिनको आपकी
कोई भी बंदे रहेंगे जिनको दुबई जाना होगा, दुबई पे मेरा काम चालू हो गया, पहले दुबई पे नहीं काम करता था। यूरोप के मतलब मैंने आपको क्लियर कर दिया, एजेंसी के चक्कर में फंस, देखो अगर किसी भी, मैं नहीं बोलता कि सारे एजेंसी चोर है, सब चोर नहीं हो सकते, जिसमें भी जाते हो ना पहले उसके बारे में पता करो हिस्ट्री, और अगर किसी बंदे को कुछ ज़्यादा ही मतलब 5/5 मिला है तो समझो और डेंजर है, थोड़ा सा गड़बड़ी होना चाहिए किसी न किसी में, थोड़ा सा, कोई एक बंदा तो बुरा बोले, अगर हर बंदा सही बोल रहा है तो डेंजर है, एक बंदा बुरेगा तो कुछ मज़ा आता है, अगर सब बंदा बुरा बोल रहा है तो भी डेंजर है, कोई एक उसमें से 90% बंदे सही बोलना चाहिए, सिंपल फंडा है दोस्तों। ओके चलते हैं, आज एक आप लोग इंस्टाग्राम पे लाइव ले लेता हूँ ताकि हमारे जो भाई दिल्ली अपना टाइम निकाल के आए हैं